एंड ट्रांसपोर्टेशन, उसी का दूसरा नाम क्या कहते हैं? सर्कुलेशन। क्या कह देंगे? ट्रांसपोर्टेशन किसके अंदर होता है? प्लांट्स के अंदर। कौन करता है ट्रांसपोर्टेशन? और हम करते हैं सर्कुलेशन। ह्यूमन बीइंग जो हम है, इवॉल्व है, हम क्या करेंगे? सर्कुलेशन। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर, अब एक बात बताओ, तुमने खाना खा लिया, वो डाइजेस्ट हो गया, विलाई ने जो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो कंप्लीट डाइजेशन हुई थी, विलाई में क्या थे? बहुत सारे ब्लड वेसल्स थे, वहां से जो भी एब्जॉर्ब फूड था वो कहाँ गया था? ब्लड के अंदर। तो मतलब कि अब तुमने खाने को तो पचा लिया, एब्जॉर्ब भी करा लिया, तो अब खाने को जाना जरूरी है कि नहीं ब्लड के अंदर? तो ब्लड के अंदर जब कोई भी चीजें जाती हैं तो वो अलग अलग बॉडी पार्ट तक जाएगी। मान लो कोई तो एक ऐसा मीडियम होना चाहिए ना जिसमें अलग अलग बॉडी पार्ट तक चीजें पहुंचाई जा सके। वो मीडियम क्या है? हमारे ह्यूमंस के अंदर मीडियम क्या है? ब्लड। तो मैंने यहाँ ना ट्रांसपोर्टेशन देखो, अब हमारे अंदर भी चीजें पहुंचानी है और प्लांट्स के अंदर ही पहुंचानी है। तो प्लांट के अंदर अगर मान लो खाना बन गया है तो खाने को हर एक बॉडी पार्ट तक, मतलब लीफ तक चाहिए, रूट तक पहुंचाना पड़ेगा, स्टेम तक, हर जगह तक पहुंचाना है ना। तो प्लांट में जो खाना एक जगह उसको ट्रांसपोर्टेशन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? ट्रांसपोर्टेशन। और हमारे केस में ब्लड से होता हुआ जाता है, इसीलिए उसे क्या बोलते हैं? सर्कुलेशन। प्लांट में करने वाले कौन है? जाइलम और फ्लोएम, कंडक्टिंग वेसल, जिसके बारे में बात पढ़ेंगे। पर पहले मैंने तो देखो 10th क्लास में ना ज्यादा नहीं है ट्रांसपोर्टेड प्लांट में, क्वेश्चंस कम आते हैं और इसमें क्या आता है? बहुत ज्यादा वास्ट है। तो ह्यूमन की बात बोलो तो ह्यूमन ही पहले प्रायोरिटी देकर पढ़ती है। ह्यूमन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद प्लांट्स वाला करेंगे, ठीक है? तो मैंने क्या बोला, हमें क्या होती है? सर्कुलेशन में पढ़ो। ट्रांसपोर्ट कराना, क्या कराना? मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने को हम क्या बोल देते हैं? ट्रांसपोर्ट कराना। क्या ट्रांसपोर्ट कराना? एब्जॉर्ब फूड। व्हाट इज एब्जॉर्ब फूड? कौन बताएगा? बोलो भाई जल्दी से, जोर से। एब्जॉर्ब फूड जो जिसमें का न्यूट्रिएंट्स हम लोग एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वो डाइजेस्ट कर लेते हैं, वो मंद साइन में होता है, उसे न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करते हैं। तो एब्जॉर्ब फूड क्या है? जो भी खाना तुम्हारा डाइजेस्ट हो गया था, स्मॉल में टूट गया था, स्मॉल मॉलिक्यूल्स में जो भी था तुम्हारा ब्रेकडाउन कर गया था, तुमने उसको ब्लड के अंदर डाल दिया, तो कैसा फूड है? एब्जॉर्ब फूड है। कैसा फूड है वो? तो ट्रांसपोर्टेशन कराना है एब्जॉर्ब फूड की, पानी की और वेस्ट की। और वेस्ट की क्या जरूरत है? तो वेस्ट जाएगा ना ब्लड से होता है, कहाँ तक जाएगा? किडनी पे। और किडनी में भी कौन सी सेल के पास जाएगा? नेफ्रॉन्स के पास जाएगा। फिर वो फिल्टर करेगा और वेस्ट को क्या करेगा? बाहर निकालेगा, ठीक है? तो मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन इज द प्रोसेस जिसमें हम अपने एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में क्या पहुंचाते हैं? एब्जॉर्ब फूड, वाटर, और तीसरी चीज क्या है? वेस्ट। कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट हो सकता है, और वेस्ट क्या है? CO2 हो सकता है या फिर यूरिया हो सकता है। क्या हो सकता है? वेस्ट CO2। और भी चीजें एज वेस्ट निकाली आती है। अब इन सबको पहुंचाने के लिए जो मीडियम है, मीडियम क्या होता है? क्या जरिया इस्तेमाल किया गया लेके जाने के लिए? मान लो मुझे ना और मेरी बड़ी सी फैक्ट्री है, शूज की फैक्ट्री है, तो मैं शूज को लेके जाऊंगी ना, तो मैंने मीडियम क्या इस्तेमाल करा है? ट्रक का मीडियम इस्तेमाल करा है। मैंने ट्रक से ना ट्रांसपोर्ट कर दिया, एक जगह जो पहुंचा दिया, इस कंपनी से उस कंपनी को दे दिया, मैंने ट्रांसपोर्ट कर दिया। तो मीडियम क्या है? कोई भी चीज जाने का। हमारे केस में, ह्यूमन के केस में ब्लड है। हम ह्यूमंस नहीं, तो एनिमल्स भी लोग में क्या हो जाएंगे? ये ब्लड के थ्रू जाएगा। ब्लड क्या है उसके बाद में थोड़ी बातें जानते हैं। कभी हल्का सा कट लगा होगा तो ब्लड बाहर आ जाता है, आता है कि नहीं आता? तो ब्लड आपको कौन सी कलर का दिखता है? रेड कलर का दिखता है। किस कलर का दिखता है? और पता है एक्चुअल में वो जो ब्लड है ना, वो रेड कलर का होता नहीं। अगर तुम सिर्फ एक ड्रॉप, मतलब एक छोटे से उसकी बात करो ना, मतलब ड्रॉप में मैं देखा तो एक ड्रॉप में 10⁻21 पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं, ठीक है? तो जो बात देखेंगे वो रेड कलर का नहीं होता, पिंक होता है। मतलब पिंक एग्रीगेट करके ना वो रेड कलर शो होता है। कैसे होता है अभी समझाओ, ठीक है? फिलहाल तो ये देखो, तो जो ब्लड है, हमें 9th क्लास में पढ़ा है कि ब्लड क्या है? एक कनेक्टिव फ्लूइड है, मतलब कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है। तो ब्लड क्या है? एक स्पेशलाइज्ड, मैंने क्या वर्ड इस्तेमाल करा है? स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव फ्लूइड। और किस कलर का होता है? रेड कलर। क्योंकि ये कनेक्टिव टिश्यू से बना पड़ा हुआ स्पेशलाइज्ड है। स्पेशलाइज्ड मतलब ये बहुत सारे बॉडी के अंदर काम को कराता है, इसलिए मैंने इसका नाम क्या दे दिया है? स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव फ्लूइड। टिश्यू नहीं बोलेंगे, इट इज अ पार्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू बोलोगे तो ज्यादा कनेक्टेड है। और मैंने ब्लड को डिस्क्राइब कर दिया तो ये और किस कलर का होता है? रेड कलर। क्यों होता है रेड कलर का? इस कलर जो डेंस हो जाता है, द प्रेजेंस ऑफ अ पिगमेंट, वो भी रेड पिगमेंट कह लो या रेस्पिरेटरी पिगमेंट कह लो, जिसका नाम क्या है? हीमोग्लोबिन। ब्लड रेड कलर का क्यों होता है? क्योंकि इसके पास एक रेड पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसे हम रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी कह देते हैं, और उसका दूसरा नाम क्या है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, ठीक है? ये क्या करता है? ये कौन करता है? आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है। और ये एक आरबीसी से दूसरे, जैसे ऑक्सीजन एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक जाना है ना, तो ये उसको कैरी करता है। क्या करता है? उसको कैरी। मतलब उसमें आएगी तो मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल बताऊंगी। फिलहाल तो ये देखो, अब पूरे ब्लड के अंदर
कट लग गया, ब्लड निकलता है। तो उस ब्लड के अंदर ना मेनली दो पार्ट, मेनली कितने पार्ट है? दो पार्ट। एक है तुम्हारा सॉलिड पार्ट और एक है आपका लिक्विड पार्ट। पहला पार्ट क्या है? सॉलिड। और दूसरा पार्ट क्या है? लिक्विड। ऑब्वियसली बात है, लिक्विड पार्ट है तो कोई लिक्विड चीज आ रही होगी, और वो लिक्विड पार्ट क्या है? प्लाज्मा। क्या है? प्लाज्मा। और सॉलिड पार्ट में क्या रहता है? आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स मतलब थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। क्या बोल देते हैं इसे हम? थ्रोम्बोसाइट। आरबीसी का जो साइंटिफिक नेम है उसको बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स। क्या बोल देते हैं? एरिथ्रोसाइट्स। क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी का साइंटिफिक नेम क्या है? ल्यूकोसाइट। क्या नाम है? ल्यूकोसाइट। एल ई ल्यूको और साइट लगा दो, सी वाई टी ई, ल्यूकोसाइट। प्लेटलेट का नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट। क्या नाम है? थ्रोम्बोसाइट। ऐसे लिखो टी एच थ्रोम्बो और साइट की स्पेलिंग। ठीक है, तो इसके नाम बोलो, आरबीसी का एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट का थ्रोम्बोसाइट। इतना क्लियर? अब हमें ना इन्हीं की थोड़ी बहुत डिटेलिंग पड़ती है। मैं एकदम डिटेली पढ़ाऊंगी ताकि आपको नॉलेज भी ग्रैब रहे और आपके बोर्ड के लेवल की भी चीजें कवर हो जाए। अब आते हैं आरबीसी पे। किस पे आ जाते हैं? आरबीसी। क्योंकि हम ना अच्छा छोड़ो, पहले ना हम कर लेते हैं लिक्विड, प्लाज्मा वाला पार्ट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? सबसे ज्यादा ब्लड के अंदर जो पार्ट बोला जाता है किसका है? प्लाज्मा। मतलब अगर मेरे पूरे ब्लड की बात करो तो 55% किसने कॉन्स्टिट्यूट करा है? प्लाज्मा। और बचे कुछ 45% पूरा ही है। तो सबसे ज्यादा कौन कवर कर रहा है? प्लाज्मा। उसके बाद ये तीनों मिला के 45% के बराबर आ गए। तो अगर मैं ब्लड का एक 100% कंपोजिशन ले लूँ ना बेटा, तो 55% तो प्लाज्मा ही आ जा रही है और इसमें ये बाकी 45% ये तीनों मिलाकर होते हैं। तो सबसे ज्यादा वास्ट पार्ट कौन कवर कर रहा है मेरे ब्लड के अंदर? प्लाज्मा का। प्लाज्मा कैसा होता है? कलरलेस फ्लूइड होता है। कैसा होता है? कलरलेस फ्लूइड। ठीक है, फ्लूइड है। इसके अंदर मेनली क्या है? पानी है, वाटर है। क्या है? H2O इज द फार्मूला ऑफ वाटर। और इस साइन का मतलब है कि सी के ऊपर बार मतलब होता है विद। इसका मतलब क्या है? देखो ये तो डॉक्टर्स बेसिकली इस्तेमाल करते हैं क्योंकि बहुत सारे पेशेंट को मालूम बहुत सारी बीमारी होती है, तो लिखिए तो एन लगा दो। क्या करते हैं? मान लो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया विद लिम्फोसिरोसिस, कुछ भी करते तो ये ऐसा लगाते हैं, मतलब ये भी दिक्कत है, ये भी दिक्कत है और ये भी दिक्कत है, तो ऐसे से विद लगाते हैं। इसके साथ ये भी है, इसके साथ ये भी ऐसे। ठीक है, तो अब ये देखो मेनली वाटर होता है और बहुत सारे सब्सटेंसेस डिसॉल्व होते हैं। पानी है, पानी कितना होता है? 90%। अगर प्लाज्मा में 55% तो पूरे ब्लड के अंदर वही है और प्लाज्मा के अंदर भी ना 90% पूरा क्या है तुम्हारा? वाटर है। और उसके अलावा जो 10% बचे कुछ है ना, वो वेस्ट हो सकता है ट्रांसपोर्ट कराने के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट डिसॉल्व सब्सटेंसेस हो सकते हैं और आरबीसी डब्ल्यूबीसी भी इसी के अंदर इमर्ज होता है, मतलब डूबा होता है एक तरीके से। समझो मैंने क्या लिखा है? ज्यादातर इसमें पानी है और इसमें कुछ सब्सटेंसेस डिसॉल्व है। डिसॉल्व का मतलब क्या होता है? अगर मैं पानी के अंदर चीनी मिला दूं तो चीनी क्या हो गई है? डिसॉल्व हो गई है ना। तो ऐसे ही उस पानी के अंदर भी चीजें क्या है? क्या क्या चीजें डिसॉल्व है? डीएस मतलब क्या है? डिसॉल्व सब्सटेंस। डीएस मतलब क्या है? डिसॉल्व सब्सटेंस। प्रोटीन डिसॉल्व है, डायरेक्टली प्रोटीन पड़े हुए नहीं है, प्रोटीन पानी के अंदर घुले हुए पड़े। कैसे है? बिल्कुल डिसॉल्व है। एक बात बताओ, अगर ये डिसॉल्व नहीं होते तो क्या ये ट्रांसपोर्ट हो पाते? नहीं हो पाते ना। हो सकता है अगर मान लो ये पानी में अगर डिसॉल्व नहीं है तो क्या होता? वो जाता, कोई बैरियर आता, वो रुक भी सकता था। इसीलिए ये डिसॉल्व रहते हैं ताकि इजीली क्या हो सके? ट्रांसपोर्ट हो सके। और क्या है? NaCl कॉमन सॉल्ट भी होता है। क्या होता है? कॉमन सॉल्ट। देखो हमारी बॉडी के अंदर कोई भी अगर खाना खाता है ना, मालूम है आयोडीन कमी से ये हो जाता है, तो उसका असर ना एक ही जगह नहीं, अलग अलग हर जगह पड़ रहा होगा। तो अगर तुमने नमक की कमी करी, अगर सॉल्ट कमी करोगे तो प्लाज्मा की कंसंट्रेशन में दिक्कत आएगी, वो डायल्यूट हो सकता है, उससे बहुत सारी क्या हो जाएंगी? बीमारियां हो सकती है। तो तुम कोई भी अगर एक चीज खाने में कमी कर दो या ज्यादा कर दो, उससे अपने आप ही बीमारी बढ़ जाती है। कि आयोडीन का काम सिर्फ एक ही जगह नहीं है, थायराइड ग्लैंड में नहीं कोई सीक्रेट नहीं कराता, उसके एक्शंस अलग अलग जगह देखने को मिलते हैं। इसीलिए कहते हैं हमारी बॉडी ना सिंक्रोनाइज्ड वे में काम करती है। कैसे काम करती है? मतलब अगर लिवर ने कोई काम करा है तो उसका एक्शन किसी और में भी हो रहा होगा, और लिवर को कंट्रोल करने के लिए कोई और अपने हार्मोन्स एंजाइम्स क्या कर रहा होगा? दे रहा होगा। तो हमारी बॉडी कैसे वर्क करती है? सारे ऑर्गन्स आपस में सिंक्रोनाइज्ड वे में। कैसे वे में? सिंक्रोनाइज्ड वे। क्योंकि अगर ऐसे सिंक्रोनी नहीं होती हमारे ऑर्गन्स के बीच में तो हो सकता है कि हम क्या हो, मतलब हम सही से वर्क नहीं कर पाते। आप एक ही समय में पढ़ भी लेते हो, बहुत सारी बातें सोच भी लेते हो, होता है ना ऐसा। तो वो हमारी बॉडी की सिंक्रोनी है, सिंक्रोनाइज्ड वे में वो वर्क करते हैं।
जिसकी मदद से मैं सारे काम क्या कर पाती हूँ, कर पाती हूँ। क्या इतनी बातें क्लियर है? प्लाज्मा कैसा फ्लूइड है? कलरलेस फ्लूइड है। ज्यादातर इसके अंदर क्या है? पानी है और बहुत सारे सब्सटेंसेस डिसॉल्व है। सबसे ज्यादा पानी कितने परसेंट है? 90। और डिसॉल्व होकर प्रोटीन है, NaCl और वेस्ट है। वेस्ट क्या क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड जो तुम्हें पता है निकलता है, एक्सहेल कर देते हैं एक्सलेशन प्रोसेस के द्वारा। और यूरिया, यूरिया कहाँ निकलता है? कौन से नेफ्रॉन के पास जाता है? किडनी के पास जाता है और वहां से यूरिया क्या होता है? पास आउट हो जाता है। और इसके अंदर जो भी आरबीसी डेवलप जो सॉलिड पार्ट है ना, वो भी इसी के अंदर इमर्ज। कैसे हैं वो? इमर्ज मतलब डूबे हुए हैं। क्या है इसके अंदर? सपोज करो एक कटोरी के अंदर मैं पानी ले लूं तो प्लाज्मा है, और उसके अंदर अगर छोटे छोटे से कोई भी मतलब वो डाल दूं ना, ऐसा मतलब जैसे कि बड़ा सा मैंने एक टब जैसा ले लिया, उसमें 4-5 गुलाब जामुन फेंक दिए जाएंगे। मान लो जो पानी जैसा है वो तुम्हारा हो गया प्लाज्मा, और जो गुलाब जामुन डाले हैं ना वो तुम्हारे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट ऐसे उसमें डूबे हुए हैं। समझ आ गया? ठीक है, पानी आ गया क्या? गुलाब जामुन डाल देंगे। अब इसमें सबसे पहले आप आरबीसी खत्म करेंगे। क्या खत्म करेंगे? डब्ल्यूबीसी का कभी ना कभी हमने सुना ही होता है, ये मतलब मतलब सोल्जर ऑफ द ऑफ आवर बॉडी है। प्लेटलेट क्या करता है? कभी आपको पता लग जाए तो क्लॉटिंग कराता है। इसमें और डिटेलिंग है जो मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है। आरबीसी क्या इधर? आरबीसी का नेम क्या है? आरबीसी का कलर कैसा होता है? लाल। क्यों होता है? इसके अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी कह देते हैं, जिसका नाम क्या है? हीमोग्लोबिन। और ये क्या करता है? ऑक्सीजन को कैरी करके एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक लेके जाता है। अब इधर समझो, इस आरबीसी के अंदर ना जनरली हमने 9th क्लास में सेल का चैप्टर पढ़ा तो तुम्हें पता है हर एक सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स होते हैं। होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं ना। तो हर सेल के अंदर क्या होते हैं? ऑर्गेनेल्स होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर अगर कोई ऑर्गन है तो मैं उसे ऑर्गन बोलूंगी, लेकिन अगर सेल के अंदर कोई भी ऑर्गन है तो मैंने उसे ऑर्गेनेल्स बोल दिया। क्या बोल दिया? ऑर्गेनेल्स। तो कोई भी सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते? बस नहीं होते। क्योंकि अगर इसमें सेल ऑर्गेनेल होने लग गए तो फिर ये कैरी कैसे कराएगा? ज्यादातर पार्ट खाली होना चाहिए आरबीसी के अंदर का, ताकि वो क्या करा सके? ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन और क्या करा सके? कैरी करा सके। सपोज करो ये आरबीसी है, अगर इसके अंदर मैं ऑर्गेनल से इसका स्पेस भर दूं, जैसे डॉक्टर को देखूं, इतना सेल के अंदर की चीज देख लो हमारे पास, तो अगर मैं इसके अंदर चीजें ऑर्गेनल से ही भर दूं तो क्या ये ज्यादा ऑक्सीजन लेके जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। तो एक ये भी कारण हो सकता है। अब एक बात बताओ, क्या आरबीसी के अंदर कोई ऑर्गेनल है? नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है। तो मेरी एनर्जी कैसे बना लो? As we know, mitochondria is the powerhouse of the cell. फिर आरबीसी को अगर एनर्जी चाहिए होगी तो फिर वो कैसे बनाएगा? वो लेगा पेंटोस फॉस्फेट संड से ले लेगा। पढ़ लिया, अच्छी बातें पढ़ के बता दिया। तो इसके अंदर ना कोई ऑर्गेनल तो होता नहीं है, तो ये ना एक स्पेशल मैकेनिज्म फॉलो करता है। एनर्जी तो उसको चाहिए काम करने के लिए या ट्रांसपोर्ट कराने के लिए, एनर्जी चाहिए होगी कि नहीं चाहिए होगी? तो वो जो एनर्जी वो इस्तेमाल करेगा वो एक स्पेशल मैकेनिज्म से 11वीं क्लास में पढ़ाया जाता है। 11th में पढ़ोगे आप अगर जिससे साइंस स्ट्रीमली, तो बायोलॉजी में आपको पढ़ाया जाएगा। बट सिलेबस में आपको ना बताना चाह रही हूँ तो मैं बता देती हूँ कि आरबीसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं होता, इसीलिए वो एक स्पेशल पाथवे या मैकेनिज्म के द्वारा एनर्जी को बनाता है। और उस पाथवे या मैकेनिज्म का नाम क्या है? पेंटोस फॉस्फेट शंट। क्या नाम है उसका? पेंटोस फॉस्फेट शंट। स्पीक लाउडर। पेंटोस फॉस्फेट शंट। इतना क्लियर है? तो क्वेश्चन तो वैसे नहीं आने वाला है, कोर्स में तो नहीं आने वाला है, बट स्टिल फॉर नॉलेज आप इसको पढ़ सकते हो, कर सकते हो कि आरबीसी के बाद माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता तो कौन से स्पेशल उसके द्वारा बनाता है वो? ठीक है, पेंटोस फॉस्फेट शंट। अब एक बात बताओ, तुमने काउंट, मैंने काउंट की बता दी, जैसे मेल के अंदर ना ये साइन है मेल का, ये साइन है फीमेल, एक गैमेट का साइन होता है, और यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए मैंने मेल की जगह पे शॉर्टकट टी मार दिया है, और फीमेल के लिए ऐसे करते हैं। तो ऐसे करके ऐसे बनाओ तो फीमेल, और ऐसे करके ऐसे बनाओ तो मेल। मेल के अंदर आरबीसी कितने होते हैं? 4 से 6 लाख तक होते हैं। अगर तुम वैसे एवरेज देखो कितने रहेंगे? 4 से 6 लाख तक रहेंगे, और फीमेल के अंदर 4 से 5 ही रहते हैं। तो मेल के अंदर आरबीसी का काउंट ज्यादा है और फीमेल के अंदर आरबीसी का काउंट कम है। कोई रीजन कम होने का बताओ? फीमेल के अंदर आरबीसी का काउंट आपको कम दिख रहा है? दिख रहा है ना? तो फीमेल के अंदर आरबीसी का काउंट कम क्यों होता है और मेल के अंदर ज्यादा क्यों है? बोलो। ज्यादा काम करते हैं इससे आरबीसी ज्यादा बन जाती है। मेरे कौन सा लॉजिक हो गया? हैंड्स वाली कंडीशन होता है।
40 लाख है ना वो। फीमेल के अंदर हर मंथ में 28-30 डेज के बाद एक साइकिल रिपीट करती है, जिस साइकिल का नाम क्या है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। उसमें ब्लड का लॉस होता है कि नहीं होता है? होता है ना, और वो हर मंथ हो रहा है। तो इसीलिए फीमेल के अंदर आरबीसी अकाउंट कैसा रहता है, कम होता है। मेल ज्यादा काम करते हैं और फीमेल कम काम करती है, दिस इज नॉट द वैलिड रीजन। ठीक है, ये कहना सही भी नहीं है। उसके अलावा मैं जो कह तुम्हें लगा ऐसा, और एक और कारण है कि मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ज्यादा होता है, जिसके कारण उसमें आरबीसी अकाउंट क्या कर जाता है, बढ़ जाता है। ये सही रीजन है। और फीमेल के अंदर कम क्यों है, क्योंकि इसमें क्या फ्लो करता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो हर मंथ होती है, जिसकी वजह से ब्लड का लॉस होता ही होता है। इसीलिए फीमेल के अंदर ब्लड कैसा रहता है, कम रहता है। और मेल के अंदर ब्लड में भी क्या ज्यादा रहता है, आरबीसी की बात कर रही हूँ। दीदी तब तो फिर काफी चीजें कम होंगी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सभी चीजें कम होंगी। उसकी चीजें कम रहती है, सिर्फ आरबीसी वो करता है, डब्ल्यूबीसी ले जाता है, लेकिन तभी तो डब्ल्यूबीसी अकाउंट भी तो मिलेगा फीमेल को। वही मैं कह रहा हूँ, मिलेगा ऑब्वियस बात है। ब्लड ही कम ब्लड लॉस कर रहा है तो मिलेगा। अब इधर भैया आरबीसी बनता कहाँ पे? आरबीसी कहीं ना कहीं तो बनता होगा ना। तो हमारे ब्लड के अंदर, मतलब बोन के अंदर होता है बोन मैरो। क्या होता है? बोन मैरो। दो तरीके के मैरो होते हैं, येलो मैरो और रेड मैरो। समझाती हूँ, देखो ये बोन है। क्या है ये? इसको कौन समझ सकते हैं? आप थोड़ा सा ऐसे करते हैं। अरे खुद तो मुझे लगता है हड्डी खाने के लिए मोबाइल से वही वाली है। ये ह्यूमंस के बोन है, कैसे हो सकती है ना, वैसी बोन है। अब जो बोन का जो अपर वाला पार्ट होता है, उसके अंदर ना ऐसे स्पंजी से बोन होते हैं, बड़े सॉफ्ट से बोन होते हैं, जिसको हम बोलते हैं रेड मैरो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेड मैरो। आरबीसी यही होती है। और यहाँ पे ना ये येलो मैरो है। क्या है यहाँ पे? ये यहाँ पे डिपोजिशन होती है कैल्शियम, डिपोजिशन होती है। आप पढ़ोगे तो क्या बोला है, क्या नहीं, वो बातें देखते हैं। तो यही पे ना ये क्या होता है, बहुत ही स्पॉन्जी बोन होता है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, रेड मैरो प्रेजेंट है, जहाँ पे मेरी आरबीसी बनेगी। मैंने आरबीसी स्प्लीन में बनती है, और पता है कब बनती है स्प्लीन को ना? देखो अभी बात, आरबीसी की लाइफ साइकिल कितने डेज की है, लाइफ स्पैन 90 डेज की। अगर मैं इसकी लाइफ स्पैन की बात करूँ तो 120 दिन की, कितने की है? इसके बाद मरेगी ना, आरबीसी डेड कर जाएगी ना। तो इनको जो खत्म करने वाला होता है वो होता है स्प्लीन। तो मतलब आरबीसी बनती तो बोन मैरो के अंदर है, और खत्म कहाँ पे हो रही है, मतलब उसको डिस्ट्रॉय कहाँ किया जा रहा है, स्प्लीन के अंदर। इसीलिए हम स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कह देते हैं। जहाँ पे आरबीसी बनने के बाद अगर उनकी डेथ कर जाएगी, लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाएगी, तो वहाँ पे क्या करेंगे, ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अब स्प्लीन होता कहाँ है? स्टमक है, उसके जस्ट पीछे ही ना ऐसे रेड कलर का बोला है, इसे हम क्या बोल देते हैं, स्प्लीन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? आपको देखिएगा रेड कलर का मस्कुलर ऑर्गन होता है, इसे हम क्या बोल देंगे, स्प्लीन बोल देंगे। ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। स्प्लीन को ना हम ये प्रोड्यूसिंग सेंटर या ग्रेवयार्ड बोल देते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना आरबीसी बनती हुई। हाँ, बेसिकली ज्यादातर तो बोन मैरो बनती है जब हम एडल्ट हो जाते हैं, हम बड़े हो जाते हैं। मम्मी ने जैसे मान लो कोई वुमेन हो प्रेग्नेंट, तो जब तक बच्चा उनके पेट में रहता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज तक, जब तक बच्चा एम्ब्रियो नहीं बन गया है, क्या नहीं बन गया है, तो जब तक बच्चा एम्ब्रियो नहीं बना है तब तक आरबीसी कौन बनाएगा, स्प्लीन बनाएगा। कौन बनाएगा? उसके बाद से जब बच्चे के एक पार्ट्स डेवलप कर जाते हैं, बोन्स वगैरह बन जाता है, तब कौन बनाता है फिर, बोन मैरो। और जब फिर वो बच्चा बड़ा हो जाएगा, आरबीसी मरेगी, आरबीसी के सेल डेड करेंगे, तो उसको ग्रेवयार्ड मतलब उसको डिस्ट्रॉय भी कौन करेगा, स्प्लीन करेगा। इसीलिए हम स्प्लीन को बनाने वाला भी और डिस्ट्रॉय करने वाला भी कहते हैं। क्या इतनी बात समझ आ गई? आरबीसी की सारी इंपॉर्टेंट बातें समझ आ गई। एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, पेंटोज फॉस्फेटेड क्या है, कोई सेल ऑर्गेनेल नहीं होती, ऑन एवरेज काउंट समझ आया कि नहीं आया? आगे ना, तो हम पढ़ने वाले हैं, हमने क्या क्या पढ़ लिया, ब्लड के अंदर वाले लिक्विड पार्ट को पढ़ लिया, प्लाज्मा, हमने सॉलिड पार्ट में क्या पढ़ लिया, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी को कर लिया। प्लाज्मा के अंदर कुछ डिसॉल्व प्रोटीन थे कि नहीं थे ना, तो डिसॉल्व प्रोटीन ना 3 तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ग्लोबुलिन्स, एल्ब्यूमिन और फिब्रिनोजेन। क्या है? ग्लोबुलिन, जो मेरे इम्यून सिस्टम में हेल्प करता है, मतलब इम्यून के रिगार्डिंग जो भी काम होगा तो कहीं ना कहीं ग्लोबुलिन की मदद से होगा। तीनों ये प्रोटीन। एल्ब्यूमिन देखो, ये ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर? बताओ तो बताएगा ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? पानी से कुछ नहीं प्रेशर कहते हैं। और कोई ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, जैसे मान लो अंदर और बाहर सेल के पानी का मतलब कंसंट्रेशन कितना है, उसको मेंटेन करने के लिए हम क्या बोल देते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। फिब्रिनोजन
अगर क्वेश्चन आ जाए कि नेचुरल क्लॉटिंग फैक्टर क्या है हमारी बॉडी के अंदर, प्रोटीन का नाम बताओ, तो वो कौन सा है? 15%। तो ये क्लॉट कराता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? क्लॉटिंग फैक्टर। क्या बोल देते हैं? Clotting factor। आपने वो ब्लड की फाइल्स देखी है, जब ब्लड निकलता है, टेस्ट वगैरह होते हैं ब्लड के, तो उसमें नीचे में ना ऐसे व्हाइट कलर जमा जमा सा दिखता है, उसमें अंदर भी क्लॉटिंग फैक्टर होता है, उसका नाम पता है क्या है? EDT है। वो आर्टिफिशियल क्लॉटिंग फैक्टर है, जिसका नाम क्या है? EDT। वो ब्लड के वाइल्स के अंदर, मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो नेचुरल है वो क्या है? फिब्रिनोजन है। क्या है? इसको हम क्लॉटिंग फैक्टर कर देते हैं और ये क्या कराता है? क्लॉट कराता है। अपनी टॉपिक कराते हैं WBC, ये भी एक सॉलिड पार्ट है। तो WBC हमारी बॉडी के अंदर को हम सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी कहते हैं। क्यों? क्योंकि मेरी बॉडी को इन्फेक्शन से, डिजीजेस से, किसी भी फॉरेन पार्टिकल से क्या करेगा? प्रोटेक्ट करता है। इसको ये फैगोसाइटोसिस करके बैक्टीरिया को मारना। फैगोसाइटोसिस क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी सॉलिड या लिक्विड पार्टिकल, लिक्विड चीजों को अंदर ले लेना चाहिए, उसे हम क्या बोल देते हैं? WBC का दूसरा नाम क्या था? ल्यूकोसाइट्स। क्या नाम था? ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, अब ये ना कुछ केमिकल्स बनाता है, WBC कुछ केमिकल्स बनाता है जिसको हम एंटीबॉडीज कहते हैं। क्या बोल देते हैं? एंटीबॉडीज। अब समझो एक और चीज, तुम्हारे बॉडी के अंदर कोई भी इन्फेक्शन आ रहा है तो वो एंटीजन आ रहा है। क्या आ रहा है? मान लो तुम्हें किसी डस्ट एरिया लगा, तुम्हें छींक आ गई, तो तुम कभी कहीं जाते हो, तुम्हें कोई इन्फेक्शन लग रहा है, तो आपके अंदर जो भी इन्फेक्शन या बैक्टीरिया वगैरह आया है ना, वो एंटीजन है। क्या है वो? एंटीजन। और मेरे WBC ने क्या बनाना चाहिए उसके खिलाफ? एंटीबॉडीज। तो एंटीजन आता है, एंटीबॉडीज को ऐसे किल कर देता है। समझे? तो मान लो जैसे कोरोना वायरस आया था, तो हमारी बॉडी के अंदर उसका एंटीबॉडी नहीं था, इसीलिए तो हमारे सेल्स क्या कर जा रहे थे? मर जा रहे थे। तो सब सारे सेल्स को क्या किल कर दे रहा था, वायरस ही था ना एक तरीके का। लेकिन अब क्या है, हमारी बॉडी के अंदर हमने वैक्सीन लगवा ली है, तो उसके हमारे अंदर ना एंटीबॉडीज रेडी है। अगर अब कोरोना वायरस का वायरस एक भी हमारे अंदर आ जाएगा तो क्या होगा? तो कोरोना वायरस अगर हमारी बॉडी के अंदर आए तो पहले हम पे इफेक्ट क्यों कर रहा था? लोगों की डेथ भी हो जाती थी। क्यों? क्योंकि हमारे पास उसकी एंटीबॉडीज नहीं थी। तो मतलब वो एंटीजन मेरे बॉडी के अंदर आया, पर उसके खिलाफ एंटीबॉडी तैयार नहीं थी। और ये हमारे अंदर जो एंटीबॉडीज बनाता है वो बनाता है हमारे WBC। तो WBC कुछ केमिकल्स बनाते हैं, और उस केमिकल्स का नाम क्या है? एंटीबॉडीज। क्या नाम है उस केमिकल का? और ये एंटीबॉडीज क्या करते हैं? किसी भी इन्फेक्शन से क्या करते हैं? आगे। अब RBC में तो कोई न्यूक्लियस वगैरह था नहीं, लेकिन WBC के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। ठीक है, अभी देखो ये क्या प्रोवाइड करता है? WBC हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। कौन करेगा? वो भी ये एंटीबॉडीज करेगा। इसीलिए बॉडी क्या बोलते हैं? सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी कह देते हैं। अब हमारे अंदर काउंट की बात करो ना, तो इसके अंदर WBC 4,500 से लेके 11,000 तक, इसे 1000 में ये इसकी रेंज है WBC। फीमेल और मेल में अलग अलग नहीं बताया जाता, मतलब एक एप्रोक्स रेंज दे देते हैं। ठीक है, तो मेल के अंदर और फीमेल के अंदर दोनों के अंदर एक एप्रोक्स रेंज दिया गया है। 4,500 से लेके 11,000 क्यूबिक mm बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्यूबिक mm। ठीक है, अब इधर देखो, इसकी अगर शेप की बात करूं तो इररेगुलर होती है। इररेगुलर शेप क्यों होती है? थोड़ा सा सोच सकते हैं, क्योंकि इसको किसी भी पार्टिकल को किल करना है, अंदर लेके जाना है बैक्टीरिया को, इसीलिए इसकी शेप या तो आपको स्फेरिकल मिलेगी या फिर कैसी है इसकी शेप? इररेगुलर है। मतलब मान लो कोई पार्टिकल या बैक्टीरिया साइज बड़ा है तो उसके हिसाब से शेप अरेंज करेगा ना अपनी। जैसे अमीबा की शेप इररेगुलर होती है ना, ऐसे WBC की शेप भी कैसी है? इररेगुलर। फिक्स नहीं होती। अगर फिक्स होगी तो कोई बड़ा बैक्टीरिया आ गया तो उसको कैसे एनगल्फ करेगा? कैसे फैगोसाइटोसिस करेगा उसको? ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ ग्रेन्यूल्स ऑफ WBC में तुम्हारे दो तरीके के होते हैं। ग्रेन्यूल्स के प्रेजेंस में, ग्रेन्यूल्स क्या होता है समझते हैं? उसके अंदर जैसे दाने दाने जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसकी प्रेजेंस की बेसिस पे हमने WBC को दो पार्ट में बांट दिया। एक है ग्रेनुलोसाइट और दूसरा क्या है? ए ग्रेनुलोसाइट। ए मतलब एब्सेंस है, इसमें ग्रेन्यूल्स होते हैं, इसमें ग्रेन्यूल्स नहीं होते। अगर तुम एक सेल बनाओ यहाँ पे, उसमें ऐसे ऐसे दाने दाने जैसे स्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब ये ग्रेन्यूल्स है और इसके अंदर ये ग्रेन्यूल्स नहीं है, तो ये ग्रेनुलोसाइट है, ये ए ग्रेनुलोसाइट। इसके टाइप देखो, एसोफिल्स, इओसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, और एक ग्रेनुल के दो टाइप है, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। दोनों का काम मेरा क्या है? ये तो इम्यून वाले रिस्पॉन्सिबिलिटी करेगा और ये किल कर देता है चीजों को सीधा। ये इम्यून में काम करता है, मतलब कोई आया उससे अगेंस्ट लड़ेगा और ये लड़ता है, फाइट करेगा, लेकिन इस तरह से उसको किल कर देता है। तो इन सब के देखो डिटेल फंक्शन इंपॉर्टेंट तो नहीं है 10 एस्पेक्ट से, पर मैंने फिर भी मान लिया वहाँ लिख दिया। ठीक है, मोनोसाइट क्या करता है? क्लीन अप कर दे रहा है डैमेज सेल। तो मान लो कोई सेल है वो मर गया, वो बॉडी के अंदर का ही कोई सेल, तो वो साफ कौन करेगा? मोनोसाइट। किल कर रहा है ना एक तरीके से, उसको हटा दे रहा है। अब देखो लिम्फोसाइट पे आ जाओ, ये फाइट करता है इन्फेक्शन से और एंटीबॉडीज भी बनाता है। तो पहले इन दोनों को समझो। मोनोसाइट क्या कर रहा है? क्लीन अप कर दे रहा है, जो भी डैमेज सेल हो गए हैं, जो भी सेल डेड कर गए हैं उनको हटा देगा।
ठीक है। और दूसरी जो लिम्फोसाइट क्या करता है, इन्फेक्शन से लड़ता है और एंटीबॉडीज बनाता है। क्या बनाता है, एंटीबॉडीज। इन सबका काम ना किल करने का, तो कहीं ना किल कर रहा है। न्यूट्रोफाइल भी किल कर रहा है, ये भी कहीं ना कहीं किल ही कर रहा है, बेसोफिल्स भी कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, किल ही कर रहा है। देखो ध्यान से, ये क्या करता है, ये ना आप दो ध्यान से, इसका और इसका काम, बेसोफिल्स और ईओसिनोफिल्स एलर्जिक रिस्पॉन्सेज में हेल्प करते हैं। मतलब कि मान लो अगर तुम जैसे कि डस्ट तुम्हारे अंदर आती है, तुम छींक कर देते हो, तो ये जो रिस्पॉन्स दिया है किसी भी चीज के रिगार्डिंग, इसको निकाल देना है, ये कौन करेगा तुम्हारे, ईओसिनोफिल्स या बेसोफिल्स। तुम्हें मान लो कितने लोगों को ना बैगन से एलर्जी रहती है, बहुत सारे लोगों को शिमला मिर्च से एलर्जी होती है, ऐसे खाते ना उनकी बॉडी ना बिल्कुल रेड लगी हो जाती है। मतलब ये जो एलर्जिक रिस्पॉन्स शो कौन करता है, वो शो ईओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स करता है। इसमें ना ईओसिनोफिल्स तो ये काम कर रहा है, साथ ही साथ कोई अगर पैरासाइट आ गया है बॉडी के अंदर या तो कैंसर सेल्स डेवलप हो रहे हैं, तो उनको भी कौन मारेगा, ईओसिनोफिल्स किल करता है। इसीलिए जब किसी बंदे को कोई इन्फेक्शन होता है तो उसका WBC काउंट अपने आप ही कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये सारे सेल इस्तेमाल हो गए उस इन्फेक्शन से लड़ने के लिए, और वो सेल तुम्हारा उस रेट से बंद हो सकता है, इन्फेक्शन ज्यादा हो। और जिस पेशेंट को अगर कैंसर होता है तो WBC काउंट बहुत ज्यादा पहुंच जाता है, मतलब 1000 तक पहुंच जाता है। इसीलिए उनको ना बंदे ना उठ भी नहीं पाते, उठ नहीं पाएंगे, हाथ नहीं उठा पाएंगे, ये जो खाना खाने वाली कैपेसिटी होती है वो भी खत्म हो जाती है, कहीं ना कहीं एनर्जी चाहिए ना सब करने के लिए, कुछ भी नहीं कर पाते। और सबसे पहले क्या दिखता है, हेयर लॉस दिखता है। क्या दिखता है किसी भी सिम्टम्स में पहले, कि हेयर के जो फॉलिकल से अटैच है ना, अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत हो रही है सबसे पहले हमारा हेयर लॉस होता है। क्या होता है सबसे पहले, कोई बीमारी होती है सबसे पहले हेयर लॉस होगा या आपको बुखार देगी, ये सबसे पहला सिम्टम है किसी बीमारी की होगी। इधर देखो, ये दोनों क्लियर, दोनों एलर्जिक रिस्पॉन्सेज में हेल्प करेगी, पर ये और काम करता है, पैरासाइट को मारता है और कैंसर सेल्स को भी किल करता है। अभी इस पे अगर बैक्टीरिया को मारेगा, फंगस को मारेगा, और कोई भी अगर फॉरेन पार्टिकल आ गया है कोई, उनको भी क्या कर देता है, ये किल कर देता है। तो क्या ये पांचों क्लियर है, अच्छे से एकदम, ठीक है। देखो मोनोसाइट तो क्लीन अप कर दे रहा है टाइप सेल्स को, लिम्फोसाइट क्या कर रहा है, इम्यून वाले में रिस्पॉन्स कर रहा है और एंटीबॉडीज भी बना रहा है। अब ईओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स दोनों एलर्जिक रिस्पॉन्सेज में हेल्प कर रहे थे, और एक और क्या था, कैंसर सेल्स को किल भी कर रहे थे। उस पे आ जाओ, बैक्टीरिया फंगे कोई भी फॉरेन पार्टिकल आ रहा है तो क्या कर देगा, किल कर देगा। अब प्लेटलेट्स क्या था, प्लेटलेट का दूसरा नाम क्या था, थ्रोम्बोसाइट था। क्या था, अब ये थ्रोम्बोसाइट ना बोन मैरो के अंदर ही कुछ स्पेशल सेल्स और बनाते हैं, कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं बोन मैरो। बोन मैरो क्या है, बोन बनाई थी मैंने, उसके अंदर बीच वाला पार्ट था पूरा मैरो था। क्या था, पूरा बीच वाला पार्ट। सपोज करो अगर ये तुम्हारी पूरी बोन है, तो जो बीच वाला पूरा पार्ट है ना, ये इतना पार्ट, ये पूरी मैरो है, ये पूरी क्या है, मैरो। अब येलो मैरो हो सकती है, रेड मैरो हो सकती है, तो इसके अंदर ना कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं। सेल्स के छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स क्या करता है, मेरे प्लेटलेट्स को बनाता है, और ये किस में हेल्प करता है, प्लेटलेट हमारी क्लॉटिंग में हेल्प करता है। और कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर आएगा, हेपरिन नाम का भी एक क्लॉटिंग फैक्टर है, याद रखना दो नाम है, फिब्रिनोजन और हेपरिन। और आर्टिफिशियल वाले में क्या है, ATT है, जो ब्लड वाले में रहता है। भाई इतनी बातें क्लियर, सबको समझ आ गया।